पहले हमने जिस पे चर्चा करी थी मणप्पुरम, कंचन से जान लेते हैं क्या अपडेट्स हैं। फंडामेंटली पार्थिव से व्यू ले लेंगे। कंचन, क्या अपडेट्स मणप्पुरम को लेकर? जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मन्नापुरम फाइनेंस ने बेन कैपिटल के साथ करीब 4,385 करोड़ की जो है वो डील की है। अगर इसका साइज देखा जाए तो यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 18% स्टेक को एक्वायर करने वाला है। प्राइस की बात करी जाए तो वो है करीबन 236 रुपीज प्रति शेयर, और अलॉटमेंट वारंट्स और साथ ही साथ जो इक्विटी शेयर्स है उसके जरिए करीब 9.29 करोड़ शेयर्स को जारी किया जाएगा। अब देखिए कि बेन कैपिटल का यहाँ पे जो है वो कंट्रोलिंग स्टेक इनको मिलेगा और इसे प्रमोटर क्लासिफाई भी किया जाएगा। साथ ही साथ जो इन्वेस्टर्स हैं और जो इस टाइम पे करंट प्रमोटर्स हैं कंपनी के, उनके पास जिनके पास 10% से ऊपर की होल्डिंग है वो 2 डायरेक्टर्स को, और जिनके पास 5% से ऊपर की होल्डिंग है वो 1 डायरेक्टर को नॉमिनेट कर सकते हैं। अब मेजर ट्रिगर क्या है? जो ये डील है वो ट्रिगर करेगी बेसिकली ओपन ऑफर को। हो सकता है कि 26% का स्टेक और भी यहाँ पे एक्वायर होता हुआ हमें दिखाई दे। इसके बाद जो बेन कैपिटल का स्टेक है वो बियॉन्ड हो जाएगा 40% के, और जो बेन कैपिटल है वो एज अ प्रमोटर यहाँ पे क्लासिफाई कर दी जाएगी। बिल्कुल, बेन बनने का एज प्रमोटर, को प्रमोटर ऑफ मन्नापुरम, एग्जिस्टिंग प्रमोटर भी रहेंगे। आगे जाके मुझे लग रहा है कि वो शायद दे देंगे ये, मतलब इवेंचुअली ना, ये गेम प्लान यही लग रहा है मुझे। ब्रोकरेजेस के काफ़ी नोट्स आए हैं इस पर। श्रेया के पास चलते हैं, जान लेते हैं क्या कह रहे हैं। श्रेया, मॉर्निंग ज़्यादातर पॉजिटिव है? जी सर, बिल्कुल आपने सही कहा। गुड मॉर्निंग। और ब्रोकरेज की रिपोर्ट आई है मन्नापुरम फाइनेंस पे, आउट परफॉर्म की कॉल आई है सीएलएसए की तरफ से। साथ ही मॉर्गन स्टैनली ने थोड़ा इक्वल वेट की कॉल दी है। मन्नापुरम फाइनेंस पे 270 का टारगेट रख दिया है सीएलएसए ने, यानी कि लास्ट रेटिंग प्राइस से उनको 24% के करीब करीब अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है। क्या खबर है वो कंचन ने आपको बखूबी समझाई। बेन कैपिटल ने 18% हिस्सेदारी खरीदेगी मन्नापुरम फाइनेंस में, और जो ओपन ऑफर के बाद 41.7% तक बढ़ सकती है। इसके अलावा आप देखिए, नई सीईओ के अंडर कुछ अच्छे खासे चीज़ भी हो सकती है। एक तो फास्ट ट्रैक गोल्ड लोन सेगमेंट में बढ़ोतरी संभव है, उस पर ज़्यादा फोकस करेगी कंपनी। साथ ही एमएफआई की बात करें, हाउसिंग बिजनेस की बात करें, व्हीकल बिजनेस की बात करें तो वहाँ पे फोकस और बढ़ता नजर आएगा, वहाँ पे एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। साथ ही टेक कैलिबर को भी कंपनी बूस्ट करेगी, वहाँ पे विस्तार देखने को मिल सकता है। इसलिए अभी फिलहाल आप मन्नापुरम फाइनेंस को डार पे रखें। ओके पार्थिव, अप्रोच क्या रखें भाई? आज तो एक बढ़िया ग्लोबल प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फर्म दिग्गज बेन कैपिटल एंटर कर रही है। ले दे के मौजूदा भाव से तो कुछ प्रीमियम पे ही आने वाली है। 236 रुपए पे अच्छा खासा कमिटमेंट आ रहा है। मणप्पुरम पोर्टफोलियो में है तो बने रखो के लंबी अवधि के लिहाज से। भाई सोच के आ रहा हूँ कि मल्टीप्लाई करके ही जाएंगे, इससे निकलेंगे जब। नहीं, मैं अनुज जी की बात से सहमत हूँ कि रात के रात कुछ नहीं होने वाला है। सितंबर से दिसंबर तक ये डील काइंड ऑफ अप्रूव होगी, कैपिटल स्लोली इन्फ्यूज होगा, मैनेजमेंट चेंज ऑफ गार्ड होगा इन टर्म्स ऑफ बीइंग कैपिटल टेकिंग ओवर। तो इट विल टेक सम टाइम, और ये कंपनी को डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी नजर में रखना चाहिए। कभी भी कोई डाउनसाइड आती है, जो हमने जैसे अनुज जी ने बताया एस्कॉर्ट कुबर्टा में भी हुआ था, बिलो द ऑफर प्राइस कंपनी काफी बार अपने को इन्वेस्ट करने के लिए मिली थी। तो यही चीज यहाँ पे होने वाली है, और मुझे लग रहा है कि आई थिंक नए मैनेजमेंट का फोकस पूरा गोल्ड लोन पे होगा। आज की तारीख में अगर वैल्यूएशंस देखें तो गोल्ड लोन को अभी 1.2 के प्राइस टू बुक मल्टीपल पे कंपनी वैल्यू हो रहा है। और जो आशीर्वाद फाइनेंस, उनका जो अखिली सील है, जो माइक्रो फाइनेंस बुक है, जो 20% एयूएम ये गार्नर करती है, यहाँ पे मार्केट उसको 0.6 का वैल्यूएशन दे रहे हैं। तो दो चीज हो सकती है, ये मैनेजमेंट आगे आने वाले समय में एमएफआई बुक को अगर टर्न अराउंड करते हैं तो वैल्यूएशन रिलेटिंग हो सकता है, या तो दे माइट इवन टेक अ कॉल टू हाइव ऑफ दैट एज अ नॉन कोर बिजनेस। तो इन एनी केस मुझे लग रहा है कि ये सब जो डेवलपमेंट्स है जो एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा था, वो प्राइवेट इक्विटी काफी एफिशिएंटली कर सकते हैं। और नई सिस्टम, नई टेक्नोलॉजी, उनका जो चैनल नेटवर्क है वो पूरा यूटिलाइज करके ईयूएम ग्रोथ मुझे लग रहा है बहुत अच्छी तरह से सस्टेनेबल हो सकती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली बेन कैपिटल के आने के बाद हमें लग रहा है कॉस्ट ऑफ फंड्स कम होने की वजह से स्प्रेड्स इंप्रूव होंगे, लेकिन ऑल ऑफ दिस विल टेक टाइम। लेकिन एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स डेफिनेटली ये डेवलपमेंट के बाद ये शेयर को होल्ड रख सकते हैं। ओके, चलिए तो खैर आगे जाके देखते हैं। इसमें एक चीज़ है, अभी एक बॉटम भी बना है इसमें मनापुरम में, नियर टर्म में टॉप है, लेकिन आगे ट्रांजिशन किस तरीके से होता है, आई थिंक मार्केट उस पर भी नज़र रखेगा। ये सब चीज़ें अगर प्ले आउट होती हैं तो शायद आउट परफॉर्म भी करे। चलिए दिल्ली वापस चलते हैं, आशीष और लक्ष्मण जी को जोड़ लेते हैं, क्योंकि डिफेंस से जुड़ी एक बड़ी खबर आई। हालांकि हर कोई ऑलमोस्ट कहते हैं ना, सबसे बड़ा ओपन सीक्रेट था, हर कोई जानता था कि खबर आ रही है, लेकिन फिर भी लक्ष्मण जी एक बार ज़रा डिटेल्स में समझाइए कि ये आया क्या और किस तरीके के ऑर्डर्स को अप्रूवल मिला।
देखिए, दरअसल यहाँ पे जो खबर है उसमें दो बातें हैं। पहली बात कि 54,000 करोड़ रुपए के डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है, जो जैसा कि आपने कहा कि ओपन सीक्रेट था। लेकिन दूसरी जो खबर है ना, वो अपने आप में बहुत ही बड़ी खबर है, वो आपको बताऊंगा बाद में। सबसे पहले 54,000 करोड़ का बता दूं हिसाब किताब। इसमें इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स तीनों के लिए है। इंडियन आर्मी के लिए T-90 टैंक होता है, जो काफी पावरफुल टैंक होता है। उसमें अब तक 1000 HP की इंजन लगता है। अब उस 1000 HP की जगह 1350 HP का इंजन वहां पे लगाया जाएगा। तो 1350 HP इंजन खरीदने के लिए प्रस्ताव को यहां पे मंजूरी मिल गई है। इंडियन नेवी के लिए वरुणास्त्र टॉर्पीडो होता है, जो शिप पे रहता है और सबमरीन जो आता है दुश्मनों को उस पर हमला करता है। तो उस वरुणास्त्र टॉर्पीडो खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। और इंडियन एयरफोर्स के लिए एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम खरीदने को मंजूरी दी गई है। और कंपनी के लिहाज से देखें तो किस कंपनी से खरीदा जाएगा इस बैठक में तय नहीं किया जाता है, लेकिन तथ्य यह है कि वरुणास्त्र टॉर्पीडो BDL बनाती है और एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है BL बनाती है। यह भी एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई कि इन सब चीजों को खरीदना जरूरी है। अब बिड आएगा, बिड आके किस कंपनी को जाता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन दूसरी खबर इससे ज्यादा बड़ी है कि जब जब ऐसी खबरें आती है कि इस कंपनी से ये खरीदा जाएगा, तो लोग कहते हैं कंपनी को ऑर्डर बुक पे तो दिख नहीं रहा है। इसलिए क्योंकि उसकी प्रक्रिया 2 से 3 साल तक होती है। अब उस प्रक्रिया को काफी छोटी कर दी जाएगी। 6 महीने या चंद महीनों के भीतर कंपनी से खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाएगी, ऑर्डर दे दिया जाएगा। इसके लिए रिफॉर्म को मंजूरी दी गई है कि खरीदने की प्रक्रिया को और आसान और छोटा बनाया जाए। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में यह भी काफी असरदायक होगा। कहा था सरकार ने साल 2025 ईयर ऑफ रिफॉर्म्स इनिशिएटिव होगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा। इन लाइन विद दैट ये अप्रूवल की प्रक्रिया, ये पूरा जो प्रोसेस है उसे स्क्वीज करने की कोशिश होगी। और डिफेंस स्टॉक्स रडार पे देखते हैं, पिछले कई दिनों से डिफेंस स्टॉक्स बहुत अच्छे मूव कर रहे हैं। अपफ्रंट चर्चा भी हुई थी, तो एक बार खुलने देते हैं, उसके बाद एक्सपर्ट से इन स्टॉक्स पे व्यू लेंगे। डिफेंस के साथ साथ IT रडार पे रखिएगा, क्योंकि एक कंपनी है IT सेवाओं की सबसे बड़ी दुनिया में, एक्सेंचर, जिसके बाद TCS का नंबर लगता है, दूसरी सबसे बड़ी वो है। एक्सेंचर ने कल बाजार में, नैस्डैक लिस्टेड है तो US में नतीजे घोषित करे और बिजनेस मॉडल अपना जैसा है। एक्सेंचर के 8 लाख कर्मचारी हैं, जिसमें से 40% इंडिया में है, तो वही आउटसोर्सिंग का मॉडल है। इन्होंने जो कल, ये असली बेलवेदर है एक्चुअली। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे रिजल्ट सीजन पहले इनके नंबर आते हैं। कल जब नंबर आए तो आपने हर जगह पढ़ा होगा कि उम्मीद से बेहतर, एकदम ऑलमोस्ट इनलाइन रेवेन्यूज हैं। गाइडेंस बढ़ाई नहीं है, गाइडेंस नैरो डाउन करी है, लोअर थ्रेशोल्ड को थोड़ा सा ऊपर कर दिया। नतीजों के बाद एनालिस्ट के साथ मुलाकात मैनेजमेंट की और उसकी कमेंट्री, उसके बाद एक्सेंचर का स्टॉक कल US के बाजार में 7% गिरा, और ऑलरेडी गिरा हुआ तगड़ा स्टॉक था जो 7% गिर गया। यानी कमेंट्री गड़बड़ाई। क्या गड़बड़ाई? पहली चीज उन्होंने कही कि US गवर्नमेंट फेडरल कॉन्ट्रैक्ट्स दिक्कत में आ रहे हैं। इलॉन मस्क साहब का जो डॉजी है उसका काम ही है, तो उस चक्कर में कॉन्ट्रैक्ट्स आ नहीं रहे हैं, पाइपलाइन ड्राई आउट हो रही है। और एक्सेंचर के लिए ये बात सच है कि कुल रेवेन्यूज का 8% सरकारी कॉन्ट्रैक्ट आता है US सरकार से, तो एक्सपोजर ज्यादा है, पर एक सरदर्द बना उनके लिए और ये सबके लिए दिक्कत आने वाली है। दूसरी चीज, सिर्फ US गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स की बात नहीं करी उन्होंने ये भी कहा कि मैक्रो अनसर्टनिटी, अनिश्चितताएं अब खासी बढ़ रही हैं, इसीलिए पाइपलाइन रिलेटेड कंसर्न्स हैं। तो दिक्कतें जिसकी चर्चा अपन बार बार कर रहे थे, एक्सेंचर का मैनेजमेंट अब वो कह रहा है। इसीलिए कल वहां पे US में पिटाई हुई थी, और इसीलिए हमारा IT भी अब रडार पे आने वाला है, क्योंकि हमारे रिजल्ट सीजन शुरुआत हो जाएगी अगली फोर्टनाइट में, 10 तारीख को। हाँ, 10 तारीख को TCS के नंबर्स आएंगे। इन्फोसिस के 10 तारीख को मार्केट छुट्टी है, लेकिन TCS के नंबर्स आ रहे हैं। छुट्टी के दिन आ रहे हैं क्या? छुट्टी के दिन आ रहे हैं, दिक्कत आ रही है इस बार। खैर कोई नहीं, अब जो है वो हाँ नहीं कोई नहीं, जिस दिन नंबर आ रहे हैं मैं उस कोई बात नहीं, हमें तो सुबह डिकोड करके बताना है आपको। नतीजों से बाजार खुलने से पहले क्या फायदा? हाँ नहीं, लेकिन 10 तारीख को तो शाम को तो थोड़ा सा काम करना होगा। चलिए काम करते हैं, IT पर कुछ ब्रोकरेजेस भी आई हैं। एक बार श्रेया के पास चलते हैं वापस और जानते हैं कि क्या कह रही हैं ब्रोकरेजेस इन एक्सेंचर के नंबर्स के बाद। जी,
नोमुरा और जेफरीज की रिपोर्ट आई है आईटी सेक्टर को लेकर, वो भी कॉन्फिडेंट नहीं है एक्सेंचर के नंबर के बाद, और उनका मानना है कि एक्सेंचर के नतीजे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इंडिकेट कर रहे हैं इंडियन कंपनीज के लिए भी। साथ ही मैक्रो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी जो है वो उस पर तो नज़र रहेगी और वो नेगेटिव ट्रिगर है, जैसे कि आशीष जी ने भी मेंशन किया। आप देखिए तो एक्सेंचर के ऑर्डर बुकिंग डील्स ठीक ठाक रही है, ऐसा नोमुरा का मानना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा अग्रसर है, वहाँ पे काम बढ़ सकते हैं। अब नोमुरा को पसंद क्या है इंडियन स्पेस में, तो इन्फोसिस और कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस कॉर्प उनको लार्ज कैप में ये पसंद आ रहा है, इसको आप रडार पर रख सकते हैं। साथ ही मिड कैप की बात करें तो को फॉर्चून के पिक में शामिल है। जेफरीज का मानना है कि एक्सेंचर के नतीजे की बात करें तो ग्रोथ ठीक ठाक रही है, इनफैक्ट आप देखिए रेवेन्यू ग्रोथ हेल्दी रही, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिली नॉर्थ अमेरिका और बीएफसीआई में, लेकिन बुकिंग डील्स काफ़ी वीक रही, उसमें नरमी देखने को मिली। साथ ही प्रेशर देखने को मिल रहा है डिस्क्रेशनरी और शॉर्टर ड्यूरेशन डील्स पे, जो कि एक नेगेटिव ट्रिगर है, और उनको भी पसंद आ रहा है इन्फोसिस और टीसीएस लार्ज कैप में, साथ ही कोफोर्ज मिड कैप में उनकी टॉप पिक है। ओके, ये हो गई आईटी पे चर्चा। दो इंपॉर्टेंट चीजें और चीजें इंडिविजुअली डिस्कस कर लेते हैं। एक तो बजाज फाइनेंस के अपडेट्स और दूसरा वायदा से कुछ स्टॉक्स की एग्जिट की तैयारी। कंचन, क्या अपडेट्स हैं इनसे रिलेटेड? जी, शुरुआत कर लेते हैं बजाज फाइनेंस के साथ। बेसिकली जो राजीव जैन है, जो अभी कंपनी के एमडी हैं, उनको वाइस चेयरमैन बनाया गया है अगले 3 साल के लिए, जो कि इफेक्टिव होगा 1 अप्रैल 2025 से। साथ ही साथ अनूप कुमार साहा, जो कि कंपनी के अभी डेप्यूटी एमडी है, उनको बनाया गया है एमडी अगले 3 साल के लिए। ये भी इफेक्टिव होगा 1 अप्रैल 2025 से। अगर हम राजीव जैन जी का टेन्योर देखें बजाज फाइनेंस के अंदर, तो 2007 से ये काम कर, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 18 साल से ये काम कर रहे हैं। उसके बाद ये डिसीजन लिया गया है। उसके बाद आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़, क्योंकि जून सीरीज से एफएनओ से कुछ शेयर्स बाहर होने वाले हैं, जिनका नाम आता है सबसे पहले अपोलो टायर्स, दीपक नाइट्राइट, साथ ही साथ एस्कॉट कुबोटा, एमआरएफ और साथ ही साथ रामको सीमेंट। इसके साथ ही साथ जो अप्रैल सीरीज है वहां से बाहर होंगे एलटीटीएस, जेके सीमेंट, और मई सीरीज से बाहर होने वाले हैं बर्जर पेंट्स। ये सब वायदा से एग्जिट्स की तैयारी। बजाज फाइनेंस एक बड़ा कंसर्न था मैनेजमेंट ट्रांजिशन का, वो रिस्क, अब वो रिस्क खत्म होता हुआ। जैन साहब इसी कंपनी में बने रहेंगे बतौर वाइस चेयरमैन। श्रेया, रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं बजाज फाइनेंस के लिए? बिल्कुल, रिपोर्ट्स आई है, काफ़ी ज़्यादा बुलिश नज़र आ रहे हैं सारे ही ब्रोकर्स। शुरुआत करती हूँ सिटी से। सिटी ने बाय की कॉल दे दी है, टारगेट प्राइस रख दिया है 10,200 का, यानी कि लास्ट ट्रेडिंग प्राइस से 17% का अपसाइड पोटेंशियल बजाज फाइनेंस में नजर आ रहा है। सिटी को मॉर्गन स्टैनली ने देखिए बाय की कॉल दी है, 20% अपसाइड पोटेंशियल उनको नजर आ रहा है। ओवरवेट है वो भी, 10,500 रुपये का टारगेट प्राइस रख दिया है। वहीं सीएलएसए ने टारगेट प्राइस रखा है 11,000 को, तो 27% का अपसाइड पोटेंशियल उनको बजाज फाइनेंस में नजर आ रहा है। क्या अच्छा लग रहा है तीनों ही फर्म्स को? तो एक जो कंचन ने मेंशन की खबर, राजीव जैन जो वाइस चेयरमैन है, उनका टेन्योर बढ़ा दिया गया है 3 साल के लिए, और एमडी के तौर पर अनूप शाह और 3 साल काम करेंगे इस कंपनी में, तो एक पॉजिटिव ट्रिगर है। इससे इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट कहीं ना कहीं सुधरन को और कॉन्फिडेंस आ रहा है इस पर्टिकुलर काउंटर पे। साथ ही आप बात करें स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स की, तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स नेक्स्ट 12 मंथ्स में, और अर्निंग्स में भी सुधार देखने को मिल सकता है, क्योंकि पिछले कुछ क्वार्टर्स में मार्जिन सही देखने को मिल रहे हैं, तो आगे भी यही उम्मीद जताई जा रही है। ठीक है, बाकी सब ठीक है, खबरें सब नीचे चल रही हैं। एक क्या है, फ्राइडे आज, और यूनाइटेड स्पिरिट्स पे रिपोर्ट आई है। क्या है रिपोर्ट भाई? सिटी की रिपोर्ट आई है यूनाइटेड स्पिरिट्स में। कल भी अच्छी खासी तेजी इस पर्टिकुलर काउंटर में हमें देखने को मिल रही थी, 2.5% करीबी चढ़कर क्लोज हुआ है। बाय की कॉल टारगेट प्राइस देखिए 1650 का रख दिया है सिटी ने। क्या अच्छा लग रहा है? तो उनका मानना है कि आगे कंपनी के क्वार्टर्स में अच्छे प्रदर्शन देखने को मिल सकते हैं। प्रेस्टीज और बीआईआई पोर्टफोलियो में भी ग्रोथ का ट्रेंड दिख रहा है उनको। आंध्र प्रदेश में जो कैपेसिटी एक्सपैंड कर रहे हैं, वो उस पर अग्रसर होकर वो काम कर रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगा पर्टिकुलर काउंटर को। इसके अलावा आप देखें तो लॉन्ग टर्म में दिल्ली में नियमों में ढील से, यानी कि वहाँ पे जो रेगुलेशंस है वो थोड़ा ढीला हुआ है, तो उससे भी सपोर्ट मुमकिन है। इसलिए फिलहाल यूनाइटेड स्पिरिट आपके रडार पर। दिल्ली में रेगुलेशंस पे ढील मिल गई है। पहले मिलने में दिक्कत होती थी क्या वीरू? पिछले 5-10 साल में क्या हुआ ये आपको मालूम ही होगा, है ना? बहुत दिक्कत होती थी पिछले 10 साल। बहुत दिक्कत है। बहुत दिक्कत है दिल्ली में, और गुड़गांव या नोएडा जाना पड़ता था। अच्छा छोड़ देते हैं इस टॉपिक को, तो भड़क जाएंगे। ब्रेक का समय, मुनाफे की तैयारी समेटते हैं। ब्रेक के उस पार